Hello to all my dear brothers and sisters. I hope you all are hale and healthy and doing rock in your studies. So this side Purva Gaur and welcome to Therabet. So today we are gonna to start our new chapter and very interesting, very important for exam. And the name of the chapter is coal and petroleum. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए. इसलिए इस चैप्टर में जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो, जो भी डाउट हो, वो आप क्लियर कर लेना और अच्छे से कंसेप्ट को समझना. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, शायद रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. इसी तरीके से इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करना. कुछ 2-3 चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे कि हर बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार उससे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी वही चैप्टर है. ठीक है, okay, so without wasting our precious time, let's start with question number first. So the question is saying that the most commonly used liquid fuel in our homes is, यानी कि हमारे घरों में एक बहुत ही कॉमन फ्यूल यूज़ किया जाता है. वो फ्यूल कौन सा है? ठीक है, तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या फ्यूल ऑयल. तो आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा. तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए will be the correct answer. Now the question number 2 is the main elements present in petroleum are. पेट्रोलियम जो होता है उसमें 2 मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. वो 2 मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं. ऑप्शंस आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसमें 2 हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी इज. देखो, ये आपके घरों में यूज़ होती है. एलपीजी मतलब आपको इसकी वो भी पता होनी चाहिए फुल फॉर्म. एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये इसमें जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ना, इसमें एक मेन गैस प्रेजेंट होती है. वो मेन गैस कौन सी होती है उसका आपको नेम बताना है. मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, हेक्सेन होती है. तो वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो मेन गैस होती है, गैस तो बहुत सारी होती हैं इसके अलावा इसमें, लेकिन उसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं अलग दूसरी गैसेस की वो कम होती है. सबसे ज़्यादा जो होती है वो हमारी ब्यूटेन पाई जाती है इसमें. ठीक है, तो इसलिए इसको मेन गैस बोला है एलपीजी का. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज सीएनजी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सबसे पहले सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कंबाइंड नेचुरल गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है या कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस है या क्लीन नेचुरल गैस है. देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज the place in India where natural gas is directly supplied through pipes or burning in homes and factories is. Options are given लखनऊ, सूरत, वडोदरा या मुनई. तो आंसर क्या हो जाएगा? वडोदरा. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी पिजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पर ब्लैक गोल्ड हम किसे बोलते हैं? कोल को बोलते हैं, कोक को बोलते हैं, ग्रेफाइट या पेट्रोलियम. इधर ये स्पेलिंग गलत है बट डोंट माइंड. ठीक है, हमको तो स्पेलिंग पता है ना, तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा. तो इसमें जो ब्लैक गोल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज टू. यानी कि जब हम नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन करते हैं वो किस लिए यूज़ होती है? फॉर फ्यूलिंग रॉकेट्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एज फ्यूल टू बी यूज्ड एट होम, नन ऑफ दीज. तो जो हमारी नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन होती है वो किस लिए यूज़ होती है? फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में. ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज पेट्रोकेमिकल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम. पेट्रोकेमिकल्स किस चीज़ से ऑप्टेन होते हैं? ऑप्शंस आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. 2 ऑप्शंस और हैं वो भी देख लेते हैं. यहाँ पर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या नन ऑफ दीज. तो आंसर तो मैं पहले ही दिख गया, बट कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ठीक है, उनसे हमें क्या मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पहले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा. वैसे तो आपको पता होगी बट जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ. पेट्रोलियम में क्या होता है?
पेट्रोलियम में होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और कोल में क्या होता है, उसमें होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। लेबोरेटरीज में डेड ऑर्गेनिज्म से क्या प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शंस आर गिवन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या नन ऑफ दीज। तो देखो यार, यहाँ पर ये वैसे डेड ऑर्गेनिज्म से तो हमारा कोल तैयार होता है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट से हमारा कोल तैयार होता है। और पेट्रोलियम जो होता है वो हम लोगों का सी जो होता है ना, सी वगैरह जो मरीन एनिमल्स वगैरह होते हैं वहाँ से तैयार होता है। तो ये आप थोड़ा याद रखना। और नेचुरल गैस भी हमें वहीं से मिल जाती है। ओके, तो लेबोरेटरी में तो ये कोई तैयार नहीं होता है, बट हाँ ये हमारे एक लार्ज स्केल पर, ह्यूज स्केल पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको तैयार होने में। तो लेबोरेटरी में इनमें से कोई तैयार नहीं होता है, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी द correct answer. Now the question number 10 is the estimated reserves of natural gas in India are. Options are 1 billion cubic meters, 10 billion cubic meters, over 100 billion cubic meters या 1 million cubic meters। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप याद कर लिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आर इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड लग जाता है एक। द नोन रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन, हाँ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल बिकॉज। नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा कि नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं। जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी अपनी बुक में, तब आपने ज़रूर पढ़ा होगा। क्यों बोलते हैं, ऑप्शंस आर इट burns without producing any smoke, it burns completely, it does not leave behind any residue। तो हाँ, तो ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि देखो इसलिए तो जो बोलते हैं कि नेचुरल गैस जो होती है, देखो सीएनजी है ना, सीएनजी आजकल क्या बोलते हैं, सीएनजी वाली जो होती हैं वो वाली व्हीकल्स यूज़ होने चाहिए, क्योंकि देखो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्मोक नहीं रिलीज़ करती है, कंप्लीटली बर्न हो जाती है। यही चीज़ हमारी नेचुरल गैस के साथ भी होती है। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज सीएनजी इज ऑब्टेन्ड व्हेन। सीएनजी कब ऑब्टेन होती है। नेचुरल गैस इज सब्जगेटेड टू लो प्रेशर, नेचुरल गैस इज सब्जगेटेड टू हाई प्रेशर, ब्यूटेन गैस इज सब्जगेटेड टू हाई प्रेशर या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, नेचुरल गैस इज सब्जगेटेड टू हाई प्रेशर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस इज। मीथेन में जो नेचुरल गैस की जो परसेंटेज होती है, नेचुरल गैस में मीथेन की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 95%। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ऑप्शंस आर गिविंग पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या नन ऑफ दीज। तो सीएनजी विल बी द करेक्ट आंसर, मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने सिग्नेचर कर दिया, बट कोई बात नहीं। तो इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या ऑल ऑफ दीज। तो बहुत इजी पीजी सा आंसर है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 17, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज। नेचुरल सॉलिड फ्यूल कौन सा है। ऑप्शंस आर कोल, सीएनजी, एलपीजी, कोक। मैंने आपको सीएनजी और एलपीजी के बारे में बता दिया था, इनकी फुल फॉर्म से बता दी थी। कोल या कोक, कोक से देखो अगर हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हमें कोल भी मिलता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोल जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, उसकी कोल की। कोक जो होती है प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला भी। तो हमारा जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोल मिलता है, कोक मिलता है, लेकिन हमसे पूछा है कि सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो कोल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर आप कोक मत लगा देना, क्योंकि देखो या हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है कोक, लेकिन होता तो पहले कोल ही है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, now the question number 18 is the non-polluting renewable source of energy is. Options are sunlight, petroleum, coal, nuclear energy. तो दिखती सी बात है, sunlight will be the correct answer. Question number 19, which of the following is not a renewable sources? इनमें से renewable source कौन सा नहीं है, ठीक है, जिसे renew नहीं किया जा सकता? सनलाइट, विंड, वाटर या कोल? तो जिसे रीन्यू नहीं किया जा सकता वो है कोल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर, मतलब देखो ये जो हमारे होते हैं ना रीन्यूएबल सोर्सेज, नॉट जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है वो तो हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि विंड, सनलाइट, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनको अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इसका मतलब कि वो बिलियन ऑफ ईयर्स ले लेंगे दोबारा फॉर्म होने में, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से और केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए, फालतू के नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि देखो मैं बताऊँ क्यों केयरफुली यूज़ करना है, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी तो इसे थोड़ा सा यूज़ कर पाए, कि हम ही सारा कुछ कर देंगे, हम ही सारा कुछ यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ बनता है, मरीन एनिमल से, वहाँ पर जो भी सी वगैरह से हमें मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम यानी कि ऑयल फ्रॉम रॉक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरल गैस इज मोस्टली, नेचुरल गैस क्या होती है, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन या ऑक्सीजन। तो जो हमारी नेचुरल गैस होती है सबसे ज़्यादा उसमें मीथेन पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, द फ्यूल दैट प्रोड्यूस the fuel that provides most of the energy needs of the world is. ऑप्शंस आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, नन ऑफ दीज। तो ऐसा फ्यूल जो कि वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑन बर्निंग? तो ऑप्शंस आर वुड, कैरोसिन, काउ डंग केक्स या बायोगैस। तो ऑप्शन क्या है, बायोगैस। पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, वो होती है हम लोग की, ये क्वेश्चन बन सकता है तो इसे आप थोड़ा सा याद रखना, एडिशनल ज्ञान भी लेते चलो। तो क्या होता है, एक तो इसमें हम लोग का CO होता है, ठीक है, और एक हमारी होती है CO2, यानी कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज? एग्जॉस्टेबल यानी कि वो खत्म हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स या सनलाइट। एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स इसमें से कौन सा है? तो जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं वो हम लोग का, देखो यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर एग्जॉस्टेबल लिख गया है, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, मिनरल्स भी, बट यहाँ पर इनएग्जॉस्टेबल होना होगा ना, यहाँ पर अगर इनएग्जॉस्टेबल होगा तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ सनलाइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर इनएग्जॉस्टेबल ही होना चाहिए, वहाँ पर गलती से एग्जॉस्टेबल लिख गया था, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? अब यहाँ पर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? तो वन एंड ओनली वन यहाँ पर दे रखा है हम लोग का वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब एग्जॉस्ट हो सकती है ना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्या लिखा हुआ है, इज नो अ बुल फ्यूल, एक मिनट, बायो, अच्छा फॉसिल फ्यूल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? तो यहाँ पर देखो ये बायोगैस होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर दैट इज गैस प्रोड्यूस इज, यानी कि जब कोल एयर में हीट किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द कोल इज हीटेड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोनाइजेशन इज द, कार्बोनाइजेशन क्या आता है? देखो कार्बोनाइजेशन मैं आपको पहले बता दूं, कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, कोल बनने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं,
उनसे जो कोल बनता है पूरा एंड तक जो हमें मिलता है, वो उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोला गया है। डेड सेट, इतना याद रखना है। तो क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड एनिमल्स इनटू कोल, फास्ट प्रोसेस ऑफ, नो नो नो, फास्ट प्रोसेस तो होती नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, फास्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट जो हमें कोल को जब एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में हीट किया जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है? कौन सा मिलता है? कोक, कोल गैस, कोल तार या ऑल ऑफ दीज? तो सारे ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, और मैंने आपको इसमें कोल में क्या होता है, कोल इज रिलेटेड टू व्हाट? कोल इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड पेट्रोलियम इज रिलेटेड टू फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, इतना आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। आई थिंक 95% ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, 95% कोक में, तो इसलिए इसको प्योरेस्ट फॉर्म बोला है कार्बन। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस थे, और आई होप कि इसमें से आपको कुछ न्यू भी सीखने को मिला होगा, ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो गया इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर के लेके आएंगे, और जल्दी ही हमारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल।